Part number 1 psychological and mental part, number 2 physical part, and number 3 constitution makeup. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ जनरल part, this is chronic. क्या होता है? chronic part होता है, और जो particular होता है ये acute होता है. क्या होता है? acute होता है. अब हमारे पास अगर acute केस आएगा तो हमने पार्टिकुलर सिम्टम लेने होते हैं. अगर हमारे पास क्रोनिक केसेस है तो हमने जनरल सिम्टम लेने होते हैं. क्या लेना होता है? जनरल सिम्टम. जनरल सिम्टम कितने हिस्सों पे? 3 हिस्सों पे. हमने कॉन्स्टिट्यूशन मेकअप लिया, फिजिकल लिया, साइकोलॉजिकल और मेंटल पार्ट लिया, तो हमारा क्या बन जाता है? जनरल. क्रोनिक इसी पे बेस करता है. किस पे? इसी पे. अब हम केस को देखेंगे, हमारा केस है किस लेवल का. फिजिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकअप है, साइकोलॉजिकल में है या मेंटल में. ठीक है. अगर तो साइकोलॉजिकल है तो उसमें सारी मेडिसिन ही नहीं होती. कोई हो सकता है कि एक आधी डोज ही देनी पड़े, वो भी ना देनी पड़े. आपका साइकिक लेवल जो है उसमें सिर्फ वो उसकी आपकी जो है ना केस टेकिंग उसी से ठीक हो जाता है पेशेंट. अगर आपकी केस टेकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, उसके बाद दवाई की भी जरूरत नहीं. ठीक है. लेकिन जो मेंटल केस होते हैं यहाँ पे दवाई की जरूरत है. ठीक है. और फिजिकल पे भी दवाई की जरूरत है. कॉन्स्टिट्यूशन मेकअप जो चेंजिंग आ रही है, अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकअप जो है ये कैसे चेंज होगा? एटमॉस्फेरिक फैक्टर हो सकते हैं. ठीक है. आपके घरेलू जो हालात हैं वो भी चेंज कर सकते हैं. फूड है वो चेंज कर सकती है. ठीक है. तो ये सारी एनवायरमेंटल सारा जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देता है. जीन्स है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंजिंग जो आती हैं ये हमारी क्या होती हैं? क्रोनिक होती हैं. जो पार्टिकुलर होता है उसमें हम लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटी लेते हैं. लोकेशन क्या है? वेयर, कहाँ पे है. ठीक है. वो कह रहा है पेन यहाँ पे है, यहाँ पे किधर है पेन. ठीक है. आगे सेंसेशन है, व्हाट काइंड ऑफ पेन, किस तरह की पेन है, महसूस क्या करते हैं उसमें. ठीक है. वो कहते हैं जलन होती है, सेंसेशन है. ठीक है. सुई चुभती है. और कोई पेशेंट कहता है ऐसा लगता है मैं अचानक देखता हूँ कुछ जैसे मक्खी डंग मारेगी. क्या है? सेंसेशन है. तो ये सारा क्या है? अक्यूट में है. आगे मोडेलिटी क्या होती है? एग्रावेशन या मेलोरेशन. अब मोडेलिटी 2 तरह की होती है. मोडेलिटी अगर आ जाए ना जर्नल के साथ, किसके साथ? जनरल के साथ, उसकी अहमियत जो है उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी अहमियत पार्टिकुलर सिम्टम के साथ होती है. पार्टिकुलर की जो मोडेलिटी है वो अहम तरीन मोडेलिटी है. और जो जनरल की मोडेलिटी होती है वो आप अगर नहीं पेशेंट की मिल रही लेकिन सिम्टम आपका मिल रहा है तो वो अहमियत, सिम्टम की अहमियत ज्यादा है, मोडेलिटी की अहमियत कम है. दोनों में ये ख्याल रखना. ये रूल है हमारा. हनीमन का एक अफोरिज्म है इसमें कि आपने अगर जनरल ले रहे हैं तो जनरल में मोडेलिटी की अहमियत कम है रेदर देन पार्टिकुलर की. और पार्टिकुलर की जो मोडेलिटी है वो सबसे अहम है. अगर इसके साथ आ जाए, एक मोडेलिटी एंड पे दी होती है. हम सारी मेडिसिन पढ़ लेते हैं, बहुत सारे ऑथर लास्ट में भी देते हैं. कुछ मोडेलिटी दरमियान में भी दे रहे होते हैं कि फलां चीज़ की एग्रावेशन होगी, फलां हुई. तो वो जो मोडेलिटी आपने देखना है किस सिम्टम के साथ है. आगे आता है मोडेलिटी के बाद कंकॉमिटेंट, मतलब कि सिफेल्जिया विद नोजिया, मतलब कि सर दर्द साथ में उल्टी. मैं तो एक एग्जाम्पल लिखी है. SRP स्ट्रेंज, रेयर एंड पेक्यूलियर होते हैं. स्ट्रेंज कैसा है? रेयर बहुत कॉमन है, मतलब कि कॉमन नहीं होता. पेक्यूलियर बड़ा ही वो कहता है सर में दर्द होता है. ठीक है. और लगता है जैसे थोड़े लग रहे हैं. थोड़े भी लगते नजर तो नहीं आते. ठीक है. तो ये क्या है? बाकी रेयर है और पेक्यूलियर है. पैथोलॉजिकल पार्टिकुलर बेस ऑन डायग्नोज. जब हम पैथोलॉजिकल डायग्नोज की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है? अक्यूट होता है, क्रोनिक नहीं होता. या सब अक्यूट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? अक्यूट या सब अक्यूट होगा. ये जो होता है ये पार्टिकुलर सिम्टम होता है. और इसके बाद आ गया इसकी वैल्यू जो है वो पैथोलॉजिकल लो होती है रेदर देन SRP पार्टिकुलर के. मतलब हमारा अगर ये सिम्टम आ जाए साथ में पैथोलॉजी भी है तो पैथोलॉजिकल को आपने छोड़ देना, इस सिम्टम को लेना.
रेयर, पेक्यूलियर और स्ट्रेंज। इस सिम्टम पे देंगे तो केस निकल जाएगा। अगर हम पैथोलॉजिकल बेस पे देंगे, वो जो सिम्टम आ रहा है वो डायग्नोज का सिम्टम है, उस पे नहीं देंगे। हाँ, अगर हमारा है ही डायग्नोज का तो फिर तो हमारे पास वो रह ही हो गया ना बेस। तो हमने पैथोलॉजी जो लेनी होती है, पैथोलॉजी हमारी डायग्नोज बेस हो। अच्छा, इसके बाद एक पैथोलॉजी आती है, ठीक है, जिसके काज आते हैं। तो काज और एटियोलॉजी जो होती है वो क्या आती है, हमारा क्रोनिक होता है, और उस क्रोनिक को हमें कैसे ठीक करना है। अब जब हम क्रोनिक की बात करते हैं और इसमें काज ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, काज, असबाब, टोली काजा, एक लफ्ज क्या है, टोली कौजा। ये हनीमन अपने जो ना इंट्रो जो लिख रहा है, इंट्रो लिखा है हनीमन ने ऑर्गेनो मेडिसिन का, पेज नंबर 9। कौन सा है, 8 में, 8 और 9 में मेरे ख्याल इसमें। तो उसमें उसने टोली काजा दिया है, ठीक है। वो कहता है जो अफेक्ट होते हैं और जो काज होते हैं, असबाब जो होते हैं, ये हमारा एक पार्ट है, एक हिस्सा तो जरूर है। इसमें हम होम्योपैथिक डायनामिक मेडिसिन नहीं देंगे। टोली काजा में क्या देंगे, यहाँ पे 2x 3x, जहाँ जिसके अंदर क्या आ जाएगी, दवाई के अंदर पोटेंसी में जरूर होना चाहिए पैथो, उसके ड्रग मालिक्यूल। कौन सा, ड्रग मालिक्यूल। ड्रग मालिक्यूल होगा मतलब कि हमारा क्रूड फॉर्म का होनी चाहिए उसके। तो क्रूड फॉर्म में जो प्रैक्टिस है वो हमारी क्या है, काज तक है। अब काज से आगे जो प्रैक्टिस है वो है असल डायनामाइजेशन। उसे क्या कहते हैं, आइडियोपैथी। असल इस पे लिखी गई है क्रोनिक डिजीज, सारी किताब हनीमन की क्रोनिक डिजीज किस बेस पे करती है, आइडियोपैथी। हमने यहाँ डायनामाइजेशन लेनी है, इसको हम पढ़ेंगे क्रोनिक डिजीज को भी। हम एलन से निकलने थोड़ा सा। तो एडियोपैथिक जब हम लेते हैं तो एडियोपैथिक हमारा केस जो है वो प्योर डायनामाइजेशन का होता है। माइंड नहीं, माइंड तो यार आइडियोपैथी किस तरह की है सर? आइडियोपैथी किसे कहते हैं, सिम्पटोमेटिक आइडियोपैथी किसे कहते हैं। हाँ, ये सिम्टम तो हम सब ले रहे हैं यार, सिम्टम तो हम लोकेशन नहीं सेंसेशन सर, आइडियोपैथी आइडियोपैथी कहते हैं। आप देखिए, आप डायग्नोज करते हैं, आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस का सबब बना, वो कहता है इसको ना ठंड लगी थी, उसके बाद ये प्रॉब्लम हुआ। इसको मतलब कि ड्यूरिंग बाद फीमेल को हो जाता है, एस्ट्रोजन लो हो जाता है, और उसमें क्या होता है कि डिलीवरी के दौरान प्रॉब्लम आते हैं कुछ, उसके बाद एस्ट्रोजन की वजह से आर्थराइटिस आ गया। तो ये क्या है, आपके पास एक सबब मिल रहा है, काज मिल रहा है, रूट काज मिल गया। अब जो रूट काज है इसमें एलोपैथी भी काम करती है। एलोपैथी क्या करते हैं, वो करते हैं फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, 3 लाइन उनकी ड्रग की। वो तीनों लाइन में फर्स्ट लाइन देते हैं, पेशेंट ठीक हो गया, नहीं तो सेकंड नहीं थर्ड। यहाँ वो क्या करते हैं, केस को क्योर कर लेते हैं, बहुत सारे केस ठीक हो जाते हैं। आपने बहुत सारी मिसालें सुनी, फलां डॉक्टर के पास गया तो केस ठीक हो गया। यहाँ पे एलोपैथी काम करती यहाँ तक, कहाँ तक, काज तक, एटियोलॉजी तक। अब एटियोलॉजी से आगे वो क्या करते हैं, जब इससे आगे केस जाता है तो वहां उनके पास चीजें है ही नहीं, उनके पास टूल नहीं है। वहां पे वो एक लफ्ज लिखते हैं आइडियोपैथिक आर्थराइटिस, ठीक है, आइडियोपैथिक सीकेडी। ये है जरूर डिजीज, लेकिन इसका सबब का नहीं पता ये कैसे है। अब यहाँ पे जब वो फेल हो गए हैं तो वहां पे होम्योपैथी जो है वो हमारी डायनामिक वर्क करती है। यहां तक जो काज है, यहां तक क्या है, असबाब है। होम्योपैथी बहुत अच्छा करती है यहां तक भी, लेकिन वहां उनके पास भी मेडिसिन के टूल्स हैं, ठीक है, सर्जरी भी है, सारा कुछ कर लेते हैं। लेकिन काज के बाद जो एडियोपैथिक है, जहाँ पे जाके नामालूम चीजें हो गई हैं, वहां जाके क्या होता है, जीन्स इन्वॉल्व है, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ, और उसके बाद बॉडी के अंदर एक पैथोलॉजी नई डेवलप होगी, और वो जो पैथोलॉजी डेवलप हुई है वो एडियोपैथिक है। वहां पे उनके पास कुछ भी, लेकिन होम्योपैथी के पास है, ठीक है।
होम्योपैथी क्रोनिक डिजीज। आप पढ़े, हनीमैन कहता है काउ जो गाय थी उसको कैसे वो वैक्सीनेशन की गई और वो सारा का सारा डिटेल बताता है। अच्छा, हनीमैन उसके मुताबिक बड़ा अवेयर है वैक्सीनेशन के बारे में। क्रोनिक डिजीज को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर वो कहता है वैक्सीनेशन देगी, उसके अंदर फिर भाई ये सिम्टम आए, ये ऐसे हुआ, फिर उसको टीबी होगी, ठीक है। और उस टीबी के बाद हमने देखा कि उसको फिर कुछ गाय जो गौ थी उसी के जो था लेके प्लाज्मा फिर उन गाय को दिया गया, उनके अंदर टीबी ना आई, कितने फीसद बच गई। तो हनीमैन ये सारा प्रैक्टिकल और ये सारा करके फिर उसने क्रोनिक डिजीज पे बताया कि ये कैसे आती है, सिम्टम और डिजीज क्या है। उसने दुनिया में पहली दफा क्रोनिक डिजीज का जो लफ्ज था इसको यूज किया और बकायदा हनीमैन ने ही इस पे वर्क किया। अदरवाइज इससे पहले क्रोनिक डिजीज पे कोई वर्क ही नहीं है दुनिया में, ठीक है जी। ये था हमारा पार्टिकुलर और ये आखिरी हम पहले फिर मेडिसिन कर रहे हैं। एलिमेंट फ्रॉम साइकिक होगा प्लस फिजिकल और यहाँ पे मिक्स होगा, दोनों ही हो सकते हैं। साइकिक होता है क्या होता है, साइकिक, फिजिकल या फिर मिक्स होगा। एलिमेंट फ्रॉम काज, काज की बात करें तो कितनी तरह का होता है, 3 तरह का। साइकिक होगा, फिजिकल होगा या मिक्स होगा। ये बड़ा ही अहम चीज है। जब हम काज को लेते हैं, एलिमेंट को लेते हैं ना, सबाब को, तो इसका जो रिलेशनशिप है दवाइयों का, बोरो को पढ़ें, एलन को पढ़ें, जो इन्होंने दिया हुआ है वो रिलेशनशिप, ये सबसे अहम तरीन और मजबूत तरीन चीज है हमारी प्रैक्टिस की, ठीक है। जो बंदा इस पे काम कर लेता है एलिमेंट फ्रॉम पे, ये इस पे इस दवाई को इस तरह पढ़ के इस पे काम कर लेता है, वो मेडिसिन का 80% हिस्सा समझ जाता है। कितने फीसद? 80%। मेरे इधर